अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है रूप। नावल की राइटर हैं फरजाना रिजवी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। काश मैं भी गुलाब की कली होती, धुली धुली सी। बेख्तियार दिल में ख्याल आया था। दरीचे में झुककर गहरी सांस लेते हुए कहा, दरीचे के बिल्कुल साथ लगे गुलाब के पौधों में ढेरों कलियां लगी थीं और इन पर पानी के कतरे चमकते हुए ऐसे खूबसूरत लग रहे थे कि इस सदा की कुदरती हुस्न की दीवानी रबिया का दिल मचल उठा था। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुरा दी। रबिया तुम तैयार नहीं हुई अब तक? अम्मा के बुलाने पर वो हैरत से पलटी। हैं, कहाँ जाना है भाई? आना जाना कहीं नहीं है, मेहमान आए हुए हैं घर में। कोई तकरीब है क्या? वो ऐसी ही अनजान रहती थी घर के मामलात से। ओफो, अम्मा ने माथा पीटा। सोकर उठी हो, कपड़े तो बदल लो। क्या ज़रूरत है, अभी कॉलेज से आकर तो बदले थे। इसने काहिली से पास पड़ा दुपट्टा उठाया। अरे इस हुलिये में जाओगी सबके सामने? अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, बात क्या है? कौन आया है? किस सिलसिले में आया है? कोई कैट वॉक हो रही है हमारे हॉल में क्या? इसने माँ के गले में बाहें डालकर तमस्खराना अंदाज में पूछा। जामिया आया है ना, सुबह की फ़्लाइट से। अम्मा ने खुश होकर इतला दी और इसने तिनक कर बाहें समेटी। हैं, ये किसका नाम लिया आपने? कहाँ से आ गया ये? तुम्हें तो घर में होने वाली किसी हलचल से मतलब गर्ज ही नहीं। परसों बताया था ना मैंने, आज सुबह ही तो पहुंचा है। भई अब 2 दिन पुरानी बात मुझे कहाँ याद रहती। इसने ज़रा अहमियत ना दी। अच्छा अब मालूम हो गया ना, ज़रा ढंग के कपड़े पहन लो, लोगों का आना जाना लगा है और जल्दी तैयार होना, चाहे सबके साथ आकर पीना। भई अम्मा, मैं तो नहाऊंगी इस वक्त। चश्मे ज़दर में प्रोग्राम बना था, कुजा के कपड़े बदलने को तैयार नहीं थी। अम्मा को बड़ा गुस्सा आया करती तो वही थी जो कहती थी। इन्हें मालूम था कि अब वो 1 घंटे से पहले किसी सूरत बाथरूम से बरामद नहीं होगी। फिर 2 घंटे में इसके लंबे घने बाल खुश्क होंगे। तब कमरे से बाहर आएगी। जलकर बोली, ठीक है फिर मिल लेना रात के खाने पर। हाँ ज़रूर, बशर्ते कि मेरा खाना खाने का मूड बना तो। वो शरारत से मुस्कुराई। अम्मा ने हस्बे तौफीक इसे घूरा और कुछ कहे बगैर बाहर चली गईं। इसने लापरवाही से शाने झटके, कपड़े निकाले, आराम आराम से प्रेस किए। नहाकर इसने अपना गहरा फिरोजी कड़ा हुआ कॉटन का शेडेड लिबास जेब तन किया। कमर से नीचे तक लंबे स्याह रेशमी बालों को 1 घंटे तक ब्रश किया। खान साहब की सीडी लगाई और किताबें उलट पुलट कर देखने लगी। गाना सुने बगैर इसका गुजारा नहीं था। इम्तिहान के दिनों में भी, पढ़ाई के दौरान भी वॉकमैन जान से चिमटा रहता। थोड़ा सा कॉलेज का काम था, ज़रा देर में ख़त्म कर दिया और ठीक खाने के वक्त अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग हॉल में पहुंची। वहाँ बहुत लोग जमा थे। इसने इधर उधर जगह तलाश की। हाय रबिया, सुबह से अब शक्ल दिखाई है। नीलमा ने आवाज़ दी तो वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ गई। कुर्सी खींचकर बैठने लगी तो नीलमा ने जल्दी से टोका, हाँ ये भाई की जगह है, तुम इस तरफ आ जाओ। इसने 2 कुर्सियों के बाद खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। होगी। इस पर ज़रा असर न हुआ। अब तो मैं बैठ गई। ठाठ से कुर्सी की पुर से कमर टिकाई थी कि सर पर चपत पड़ी। उठिए मादाम। वो भुना कर पलटी मगर मुंह खोलकर रह गई। खुदाया कितना बदल गया था जामी। रंगत में लालियां सी घुली हुई, बालों का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ। सब्ज कांच की जैसी आंखें इस पर जमी थीं। हाय, आंखें तो काली हुआ करती थीं। इतना तो अच्छी तरह याद था। वो बैठी ही रही। तेज़ रोशनियों में इसकी सुनहरी रंगत गहरे फिरोजी रंग में बेइंतहा चमक रही थी। अध खुले होठों से झलकते मोतियों की कतार, बेतहाशा गहरी भंवरा सी स्याह आंखें, जाज़बिया से भरपूर दिलकश चेहरा। जामी की नज़रें इस पर से पलटना भूल गई थीं। रबिया को खुद ही अपनी और इसकी खुद फरामोशी का एहसास हुआ। वो जल्दी से उठी। एक झटके से खुले बालों को पीछे किया। जामी भी हवासों में वापस आया। तेज़ी से पीछे हटकर इसे जाने का रास्ता दिया। वो तन फन करती मेज़ के बिल्कुल दूसरे सिरे पर जाकर दादी अम्मा और आलिया फूफो के दरमियान जगह बनाकर बैठ गई। दादी की वो वैसे ही चहीती थी। उन्होंने झट लिपटाकर प्यार किया। सुबह से कहाँ थी बेटा? कॉलेज से बहुत थक कर आई थी, आते ही सो गई। आपके पास नहीं आ सकी दादी अम्मा, सॉरी। फौरन चेहरे के तासुरात बदल गए थे। बस यही बात तो थी इसमें, जो ज़रा प्यार से बात करता इसी की होकर रह जाती। मगर थी बड़ी बददिमाग, उखड़, खुदसर और बदतमीज़। सब बेतहाशा बोल रहे थे, खाना कम खा रहे थे, बातें ज़्यादा कर रहे थे। सिर्फ वही खामोश थी और इस कदर महवियत से खाना खाने में जुटी थी जैसे आज के बाद मिलेगा नहीं। जामी ने इस पर भरपूर नज़र डाली। होठों पर दिलनशी सी मुस्कुराहट उभरी। आलिया पुप्पो, आज आपके मोटापे के राज समझ में आया है। किस कदर खाने लगी हैं आप? बहुत मोटी हो जाएंगी, संभाले नहीं संभलेंगी। कहाँ बेटा, मैं तो आजकल सख्त डाइटिंग पर हूँ। इस वक्त सिर्फ सूप लिया है। वो हैरत से बोली, ओह सॉरी, दरअसल आपकी पड़ोसन की प्लेट को मैं आपकी प्लेट समझा था। वो बदजाती से मुस्कुराया। सब हंस पड़े।
रबिया ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। वो अपनी शरारत से चमकती आंखें इसकी शरारे बरसाती आंखों में डाले बड़ी दीदा दिलेरी से इसे तकता रहा। रबिया ने खुद ही नज़रें चुनाई, फिर भूल कर भी इसकी तरफ नहीं देखा। खाना ख़त्म करते ही किसी आदाब का लिहाज किए बगैर मेज़ से उठ गई। इसे रोज़ रात को खाने के बाद देर तक टहलने की आदत थी। सीधी लॉन में निकल आई। कुछ देर बाद ही सब शोर मचाते लॉन में आ गए। जिसका जहाँ दिल चाहा बैठ गया। जिसे कुर्सी न मिली इसने घास पर टांगें फैला लीं। रबिया सबसे अलग हटकर रविश पर अकेली टहलती रही। नीलमा सबके लिए स्वीट डिश बाहर ही ले आई थी। आप शौक फरमाएंगी? वो लंबा चक्कर लेकर पलटी तो बिल्कुल पीछे आती जामी से टकराते टकराते बची। वह हाथ में लिया हुआ प्याला इसकी तरफ बढ़ाकर पूछ रहा था, शुक्रिया, मैं मीठा नहीं खाती। खिलाफ तवक्का तमीज़ से जवाब दिया था। जब भी वो कमिंदगी से हंसा। क्या जब भी वो तनतनाई इतनी कड़वी हो? वो मज़े से कहकर पलट गया। अरे! गुस्से के मारे कुछ कह भी न सकी। दिमाग भग से उड़ गया था। अपने कमरे में आकर धार से दरवाज़ा बंद कर लिया। सफ़ेद पत्थरों से बनी बेहद वसी और जदीद तर्ज की हवेली थी, जिसमें ढेर सारे लोग रहते थे। ताया अब्बा की नीलमा, नादिया और जामी, आलिया पुप्पो के आलमगीर, शहरयार और अफजा, शहजाद चचा, ज़रीन चची, इनकी बेटियां उज़्मा, समरा के बेटे जहांज़ेब और फ़र्ख, आसिफ भैया, अफशीन भाभी, इनका मुन्ना सा बेटा फ़हद, दादी अम्मा की चहेती रबिया, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़री चची से बनती थी। बचपन में वो बहुत बीमार रही थी। सालों माइसिन खाई थी। दादी अम्मा इसकी बदमिजाजी का ज़िम्मेदार इन्हीं दवाओं को ठहराती थीं। बचपन में इसकी बीमारी के दौरान पहरों इसे गोद में लिए बैठी रहती थीं। बाद में भी इसकी नाज बर्दारियों में लगी रहती थीं। रबिया से इनकी गैर मामूली मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इनके लाड ने इसमें तनक मिजाजी पैदा की थी। ये अम्मा का ख्याल था, मगर सास के सामने ना वो बोल पाती, ना इनके शोहर। दादी अम्मा के बाद दूसरे नंबर पर बड़ी अम्मी थीं, जो रबिया को इसकी बदतमीज़ियों के बावजूद बहुत प्यार करती थीं। और जरीन चच्ची की तो वो खुद ही दीवानी थी। वो इसके साथ सहेली बन जाया करती थी। जामी 6 साल बाद स्टेट से लौटा था। बीच में वो सिर्फ एक दफ़ा कुछ दिनों के लिए आया था, जब ताया अब्बा सख्त बीमार पड़े थे। वो 10 दिन इनके पास अस्पताल में ही रहा था और इनके घर आते ही वापस चला गया था। यूं इसे घर वालों के दरमियान बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। और रबिया तो थी ही खासी बेनियाज फितरत की। घर में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, इसे ना इसकी इत्तला होती थी ना परवाह। अब इस वक्त भी इसे याद नहीं था कि जामी अमेरिका क्या करने गया था। जनी चची आखिर ये वहाँ से क्या तीर मार कर आए हैं, जो सारा घर इनके पीछे पागल हुआ जा रहा है। दूसरे दिन जब सब बड़े हाल में जमा थे और वो इन सब के बीच में बैठकर बेतहाशा बोल रहा था, रबिया इन सब से हटकर जरी चची के छोटे बेटे फ़र्रुख को गोद में लिए इनके बराबर ही बैठी थी। इतने लोगों के दरमियान में बैठे जामी की नज़रें रह रह कर इस पर जम जाती और वो खौफ ज़दा सी बैठी थी। जरीन चची इसकी इस आदत से वाकिफ़ थी कि वो हर इस शख्स से बेजार हो जाती थी, जिसे सब घर वाले ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इस वक्त भी इसकी बेजारी की यही वजह समझी और हंस कर बोली, ये वहाँ से सीए करके आए हैं। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि जादूगरी शोबदाबाजी में महारत हासिल करके आए हैं। रात को आंखों का रंग सब्ज था, इस वक्त हैज़ल, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये काली आंखों के साथ पैदा हुए थे। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, आंखों का रंग बदलते देर ही कितनी लगती है। जरीन चच्ची ने हंसकर बड़ी गहरी बात कही, और क्या, फैशन करने का हक सिर्फ लड़कियों को ही है। वैसे जामी पावर लेंसेज इस्तेमाल करता है और तुम इतनी बेखबर हो, इतना भी नहीं जानती। याद नहीं, अमेरिका जाने से पहले वो ऐनक लगाया करता था, अब लेंसेज लगाने शुरू कर दिए हैं। मुझे कहाँ कुछ याद रहता है। सच तो ये है कि कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया किसी के मामले में। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका ये प्यारा प्यारा बेटा फ़र्रुख कितना बड़ा हो गया है। इसकी सालगिरह कब है? वो फ़र्रुख को प्यार करते हुए बोली, इंटरेस्ट लेना चाहिए, आखिर को तमाम उम्र इसी घर में रहूगी। इन्होंने जैसे खबरदार किया, इसकी तो आप गारंटी नहीं ले सकती। वो शरारत से हंसी। ले सकती हूँ, जभी तो कह रही हूँ। वो मुस्कुराई। जरीन चच्ची प्लीज़ मजाक ना करें। अब वो संजीदा हुई। बताई दे रही हूँ, तैयार हो जाओ। बड़ी भाभी ने तो शुरू से ही इरादा कर रखा है तुम्हें बहू बनाने का, और जामी की भी यही मर्जी नज़र आती है। देख तो रही हूँ कल से। खुदाया, वो हैरान रह गई। जरी चच्ची, ये कल तो आए हैं, आपने इतनी जल्दी अंदाज़ा भी लगा लिया। और मैं हमेशा सही अंदाजे लगाती हूँ। वो शरारत से हंसी। इस दफ़ा आपका अंदाज़ा गलत होगा। वो बड़ी यकीन से बोली। जरीन चच्ची इसकी नादानी पर हंस दी। सुबह जामी वरांडे में खड़ा था, जब ही अंदर से रबिया निकली। कॉलेज के सफ़ेद यूनिफॉर्म में शोल्डर बैग कंधे पर टिका हुआ, बालों का बेहद सादा सा अंदाज भी गजब ढा रहा था। तेज़ धूप में आते ही आंखें चंदिया गई थीं।
ज़रा देर बाद पास खड़े जामी पर नज़र पड़ी। वो पूरी जान से इसी की तरफ मुतवज्जा था। रबिया ने इसे साफ नज़रअंदाज किया और हलक फाड़ कर गाड़ी साफ करते ड्राइवर को आवाज़ दी। जी बीबी, वो भुखलाकर इधर दौड़ा आया। चाबी कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है जी। वो हैरान हुआ। फिर किसके पास है? ड्राइवर कुछ ना बोला। वो सीढ़ियाँ उतरकर गाड़ी के पास आई और अंदर झांका। ना अंदर है ना तुम्हारे पास, गई कहाँ? ये रही। जामी ने अपने हाथ जेब से निकालकर चाबी बिल्कुल इसके मुंह पर नचाई। वो इसके पीछे ही सीढ़ियाँ उतरकर साथ आ खड़ा हुआ था। एक लम्हे को रबिया ने हैरान होकर मुंह खोला, फिर चाबी इसके हाथ से झपटी। आपके पास क्या कर रही है? इसका जवाब सुने बगैर खटाक से दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठी। ड्राइवर लपक कर पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। रबिया ने चश्मे ज़दन में गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स किया और एक स्क्रैच के साथ धूल उड़ाती जन से निकल गई। तुम्हारा मिजाज दुरुस्त करके छोड़ूंगा। तुम किन हवाओं में हो लाल मिर्च? वह हाथ झाड़ता बड़बड़ाता अंदर चला आया। शाम को वैसे अकेली लॉन में बैठी नजर आई। किताब गोद में थी। पास ही मध्यम आवाज में ट्रांजिस्टर चल रहा था। सुनहरी धूप इसकी सुनहरी रंगत को मजीद निखारे दे रही थी। थोड़ी देर तो वह इस बेखबर को महवियत से तकता रहा। फिर इसकी सुबह की बदतमीजी याद आई तो इसके करीब चला आया। वो बेखबर ही रही। हेलो, जामी के कहने पर इसने बड़ी बेनियाजी से पलकें उठाईं। हाय, जवाब तो दे दिया मगर फौरन ही किताब पर नजरें जमा दी। गाड़ी तो आप खूब चलाती हैं। वो जीन्स के पाइंचे खींच कर इसके साथ ही घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया। आपको सीखनी है क्या? तर्ज से जवाब आया। अल्लाह मेरी तौबा। वो कानों को छूकर बजाती से हंसा। मरना थोड़ी है मुझे। रबिया अंदर ही अंदर कबाब हो गई। बोली कुछ नहीं। खैर छोड़ें, अच्छी सी बात करते हैं। ये बताएं, पढ़ाई के अलावा और क्या करती हैं आप? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। मगर वो रबिया ही क्या जो किसी बात का ढंग से जवाब दे दे। आपको मेरी मसरूफियात से क्या दिलचस्पी हो सकती है? भाई आखिर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ अपनी कहते हैं, दूसरे की सुनते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है आपस में, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करके। हाँ, पता नहीं क्यों इतना टाइम और एनर्जी बर्बाद करते हैं बोल बोल के। अंडरस्टैंडिंग तो यूं भी हो जाती है बगैर बोले। निराली मंतक थी। आपको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, क्यों? वो इसके सामने मुस्कुराते हुए झुका। साइलेंस इज गोल्ड। वो धीमे से मुस्कुराई। कभी सुना है आपने? अच्छा, तो ये 5 हाथ की जुबान किस लिए होती है? जामी ने साफ इसकी तरफ इशारा किया और वो भभक उठी। आप जैसों का दिमाग सही करने के लिए। किताब बंद की, ट्रांजिस्टर उठाया और धम धम करती अंदर चली गई। रात को अबू से खासी झाड़ पड़ गई कि वो सुबह जामी का इंतजार किए बगैर इसे छोड़कर गाड़ी ले गई, जबकि जामी को गाड़ी की ज़रूरत थी और वही इसे कॉलेज भी छोड़ देता। रबिया गुस्से की शिद्दत में अबू को बता भी न सकी कि जामी ने इसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी। अब कैसा खुश हो रहा था इसे डांट पड़ती देखकर। कमीना, कल से जामी तुम्हें सुबह छोड़ दिया करेगा। दोपहर को वो आ सका तो ठीक है, वरना अपनी किसी सहेली के साथ आ जाना। 2-4 दिन की बात है, फिर इसकी गाड़ी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा। अबू के कहने पर वो आहिस्ता से बोली, बेहतर है अबू, मैं फौजिया के साथ आ जाया करूँगी। सुबह जामी 10-15 मिनट गाड़ी में बैठा इसका इंतज़ार करता रहा। कॉलेज जाने का यही वक्त था मगर वो अब तक बाहर नहीं आई थी। तंग आकर इसने हॉर्न देना शुरू किया। जब जाकर इसकी शक्ल नजर आई, वो जानबूझकर इसे देख कर आ रही थी। लाइए चाबी, गाड़ी में चलाऊंगी। वो खिड़की में झुककर बोली, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ जो पीछे बैठ जाऊंगा। ज़रा इधर तशरीफ़ ले आइए मदाम। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे झुक कर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला। वो लब बींचे पैर पटकती घूम कर दूसरी तरफ आई, धम से बैठी और धड़ से दरवाज़ा बंद किया। बिल्कुल वैसी हो जैसी छोड़कर गया था। कैसी? इसने आंखें निकाली। बदतमीज़, खुदसर और कुछ बदमिजाज भी। 6 साल में कोई तब्दीली नहीं आई तुम में, बिल्कुल और तिनक मिजाज हो गई हो। वो भी बदतमीज़ी की हद तक साफ गोई से बोला। फिर आपसे क्या ताल्लुक़ मेरी बदतमीज़ी और बदमिजाजी का? वो खोल गई। सारा ताल्लुक़ तो मुझसे ही है। वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। रबिया को इसकी मुस्कुराहट जहर से बुरी लगी। वो इसका मतलब समझ तो गई थी मगर खामोश रही। कॉलेज तक का फासला काफ़ी तवील था। वो इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। इससे कुछ بعید नहीं था, बात बिल्कुल खोलकर कह देता। कॉलेज के गेट पर रुकते ही बड़े अंदाज से इसकी तरफ झुका। कितने बजे लेने आऊँ? मैं खुद आ जाऊंगी, आप जहमत ना करें। वो नागवारी से बोली, जी नहीं, आप खुद नहीं आएंगी। चचा जान ने पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। बताओ किस वक्त आऊँ? वो दपट कर बोला, 2:30 बजे। वो दान पीसती उतरी, दरवाज़ा बंद किए बगैर अंदर बढ़ गई। जामी ने झुककर दरवाज़ा बंद किया और लबों में शरीर से मुस्कुराहट दबाए इसे जाता दिखता रहा। जो ही वो नज़रों से ओझल हुई, गुनगुनाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ली। दोपहर को छुट्टी के बाद वो फौजिया के साथ गेट पर खड़ी छोले खा रही थी। फौजिया की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। जामी कुछ फासले पर गाड़ी रोके इसके इंतज़ार में खड़ा था। रबिया ने देख लिया था मगर आराम से खड़ी छोले खाती रही। वो इंतज़ार में रहा कि वो छोले ख़त्म करके गाड़ी की तरफ आएगी
मगर वो फौजिया के साथ अमरूद वाले की तरफ बढ़ गई थी। इसने भुनाकर गाड़ी स्टार्ट की और रबिया के बिल्कुल बराबर लाकर रोक दी। चलो, जामी ने इशारे से बुलाया। रबिया ने बड़ी बेनियाजी से रुख फेर लिया। जामी ने हॉर्न पर हॉर्न देना शुरू किए। रबिया पर ज़रा असर न हुआ। ठाठ से आइसक्रीम वाले की तरफ रुख किया। एक हाथ में अमरूद और दूसरे हाथ में आइसक्रीम कप थामे वापस आई। दरवाज़ा तो खोले वो नाराज़ हुई। देख रहा था कि इसके हाथ खाली नहीं, फिर भी आराम से इसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते देखे जा रहा था। अब इसके नाराज़ होने पर झुककर दरवाज़ा खोला और इसके बैठते ही बोला, ये क्या अला भला खाती रहती हो? आपसे मतलब, लाओ मुझे भी आइसक्रीम खिलाओ। जामी ने कप की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अपनी चीज़ों में हिस्सा नहीं बटाती। इसने हाथ और परे कर लिया। अच्छा, बड़ी ख़राब आदत है। फिर आपको क्या? अमरूद को ऐसे चबाया जैसे जामी को कच्चा चबा गई हो। सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वो ज़ेर-लब मुस्कुराया। मैं सुधरूं या बिगड़ूं, आपको इससे क्या वास्ता? इसकी मुस्कुराहट तो जलती पर तेल छिड़क देती थी। आपसे मतलब आपको क्या, आपसे वास्ता? इसने मुंह बिगाड़ कर रबिया की नकल उतारी। इसके अलावा और भी कुछ कहना आता है या नहीं? नहीं, टका सा जवाब आया। नहीं। जामी ने फिर इसकी नकल उतारी। अच्छा, अब गाना सुनने दें, मेरा फेवरेट नंबर है। इसने हाथ बढ़ाकर वॉल्यूम ऊंचा किया और आंखें मूंद के बैग से सर टिका लिया। स्पाइस गर्ल्स का होलर कान फाड़े दे रहा था। गुड लॉर्ड, क्या बोगस चॉइस है तुम्हारी। खबरदार जो बंद किया। वो आंखें खोलकर सीधी हुई। अच्छा, आवाज़ तो कम करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वो झुलाया। मैं तो इससे भी ऊंची वॉल्यूम में ड्राइव करती हूँ। मैं तो डिस्टर्ब नहीं होती। वो झक्कीपन से बोली। आपकी क्या बात है? जिन्नात की कौम से ताल्लुक़ रखती हैं, लीडर हैं इनकी। इसने तपाया और वो तप गई। कल से मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, सुना? वह आवाज़ कम करते हुए चिल्लाई। नहीं, इसके अंदाज में जवाबन चिल्लाया। ज़रा ज़ोर से कहो। वो मुंह फेर कर बैठ गई और सारा रास्ता इसी तरह मुंह फेरे फेरे गुजार दिया। घर पहुंचते ही दोनों साथ साथ लाउंज में दाखिल हुए। जामी धड़ से काउच पर ढेर हुआ। जल्दी से खूब ठंडा सा पानी पिलाओ नीलमा, मैं तो भुन गया। अरे भैया, आज तो बिल्कुल गर्मी नहीं। इतने बादल झुके हुए हैं। कैसा प्यारा मौसम हो रहा है, खुशगवार। नीलमा ने गहरी सांस लेकर मौसम के भीगेपन को महसूस किया। अच्छा, मगर गाड़ी में तो बड़ी गर्मी लग रही थी। लगता था भट्टी जल रही है आसपास। क्यों रबिया? वो अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ इसकी तरफ घूमा तो वो बगैर जवाब दिए धनधनाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो किसी तरह अपना बेसाख्ता कहका न रोक सका। नीलमा इसकी मक्कारी जानकर खुद भी हंस दी। भैया क्यों तंग करते हैं इस बेचारी को? अरे ये बेचारी कहाँ से आई? ऐसी होती हैं बेचारियाँ, आफत है आफत। बात बे बात ततिया की तरह नाच जाती है। अब देखना मैं भी कैसा तलखी का नाच नचाता हूँ इसे। खुद ही ना नाच जाइएगा। नीलमा ने इसे खबरदार किया। ऐसा? इसने नीलमा के सर पर चपत लगाई। देखना कुछ दिनों बाद तुम्हारे भैया के पीछे पीछे हाथ बांधे घूम रही होगी। हाथ बांधे नहीं, हाथ में डंडा लिए। इसने तो सही की। ऐसी ही है वो आज तक। आपका जिन लड़कियों से वास्ता पड़ता रहा है ना, इनसे बिल्कुल हटके। जामी ने तेजी से इसकी बात काटी। ए मेरा किसी लड़की से वास्ता नहीं पड़ा, ओके? जैसा गया था वैसा वापस आया हूँ। इस बदतमीज़ जंगली बिल्ली के लिए। फिर इसे तंग क्यों करते हैं? मज़ा आता है इसे लाल पीली होती देखकर। वो मज़े से हंसा। वैसे भी बिल्ली के गले में घंटी बांधना आसान नहीं होता। भुगतिएगा फिर खुद ही। नीलमा ने एक दफ़ा फिर खबरदार किया। अगले 2 दिन रबिया कॉलेज ही नहीं गई। तीसरे दिन जामी की नई गाड़ी की डिलीवरी मिल गई। अब इससे मुलाकात ही मुश्किल से हो पाती। सिर्फ रात के खाने पर वो इसे दिखाई देती, मगर बिल्कुल लाताल्लुक। बेजार सी शक्ल बनाए जल्दी जल्दी खाना हलक से उतारती और बाहर लॉन में टहलने निकल जाती। जब तक वो बाहर आता वो अपने कमरे में जा चुकी होती। थोड़े दिनों में जामी उकता गया। इसका रबिया से लड़ने को जी चाहता था, मगर मौका नहीं मिल रहा था। और एक दिन इसे मौका मिल गया। वो बाहर से आया और पानी पीने के इरादे से सीधा किचन में चला आया। सामने ही नीलमा और रबिया सर जोड़े बैठी थीं। इसने ज़रा सा उचक कर देखा। रबिया अपने लंबे लंबे नाखनों पर बड़ी एहतियात से नेल पॉलिश लगा रही थी। नीलमा बिल्कुल इसके मुंह में घुसी चुपके चुपके कुछ कह रही थी। रबिया के होठों पर गहरी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। वो दोनों इतनी महव थीं कि इन्हें जामी के आने की खबर न हुई। इसने फिर से पानी की बोतल निकाली, ग्लास उठाया और बिल्कुल इनके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। नीलमा इसे देखते ही सीधी हो गई। क्या हो रहा है? इसके पूछने पर रबिया ने तो नज़र भी नहीं उठाई। नीलमा हल्के से हंसी। कुछ नहीं। सर जोड़े क्यों बैठी थीं? इसने मशकूक अंदाज में घूरा। बातें कर रहे थे। ऐसे करते हैं बातें? ऐसे तो एक बंदरिया दूसरी बंदरिया की जुएं पकड़ पकड़ कर खाया करती है। इसने छेड़ा। कोई भी नहीं। नीलमा ने फौरन एहतजाज किया। रबिया ने इसकी तरफ बस एक लहजा को नज़र उठाई और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। इसे इसी हमाक से नेल पॉलिश लगाते देखकर
बेसाख्ता शरीर सी मुस्कुराहट लबों पर दौड़ी, आंखें किसी ख्याल से जगमगाईं। ग्लास मेज़ पर रख कर इसने उंगलियों से मेज़ पर तबला बजाया और रबिया को देख देख कर गाना शुरू किया। तुम सुंदरबन से आई हो, ये चिड़िया घर से भागी हो। इससे आगे सुनने की ताब रबिया में थी ही नहीं। कुर्सी पीछे धकेली और आग बरसाती नज़रों से इसे देखती खड़ी हुई, मगर जामी पर कोई असर न हुआ। इसी तरह मेज़ बजा बजा कर गाता रहा। रबिया ने नील पॉलिश उठाई और पैर पटकती ये जा वो जा नीलमा आवाज़ें देती रह गई। क्या करते हैं भैया आप? वो भाई पर खफा हुई। मैंने क्या किया? वो भोला बना। मैं तो अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था, जब कलियों की माला में हम सब लहक लहक कर गाया करते थे। इतनी मुश्किल से मनाकर लाई थी, आपने गड़बड़ कर दी। वो और खफा हुई। जाओ फिर मना लो। वो नीलमा के सर पर चपत लगाकर बड़े आराम से हंसता मुस्कुराता अपने कमरे में चला गया, यूं जैसे महज इसी मकसद से आया हो। शाम को वो बड़े एहतमाम से तैयार होकर जैस में महकता अपने कमरे से बाहर आया। नीलमा और रबिया गायब थीं। इसका इरादा इन्हें बाहर ले जाने का था। दोपहर में दोनों को ही नाराज़ कर दिया था, इसलिए अब तलाफ़ी करने के मूड में था। वो इन्हें हर तरफ ढूंढ कर लॉन में निकल आया। नीलमा वगैरह कहाँ हैं अम्मी जी? इसने माँ के सामने से इनकी चाय की प्याली उठाई और जरीन चची के बराबर में कुर्सी खींचकर बैठ गया। सब लड़कियां रबिया के साथ गई हैं इसके कॉलेज के फंक्शन में। इन्होंने दूसरी प्याली में अपने लिए चाय उंडेली। अरे यार, बोर कर दिया इन लोगों ने। वो बेजार हुआ। अब तो रात तक वापसी होगी। हाँ, 9 तो बज जाएंगे। क्यों, क्या करना था तुम्हें इनके साथ? जरीन चची ने मशकूक अंदाज में घूरा तो वो हंस दिया। बस ज़रा आउटिंग करते, एक ट्रीट ड्यू थी मुझ पर, मुझे ले चलो। इन्होंने फ़र्क को संभालते हुए फ़राख दिलाना पेशकश की। आपको? वो कहका मारकर हंसा। पहले अपने मॉडल से फुर्सत तो पा लें। आ रहे हैं वो दूसरे साहबजादे भी मिट्टी में लथपथ। इसने जहां जेब की तरफ इशारा किया, जिसकी साइकिल क्यारी में उलट गई थी, और वो अब कपड़े झाड़ता माँ की तरफ आ रहा था। तुम्हारा भी वक्त आएगा, उड़ा लो अभी हमारा मजाक। जब 2 टांगों से लिपटे होंगे, 2 कंधों पर सवार होंगे, जब पूछूंगी तुमसे। पूछने की हसरत ही रहेगी आपको। चंडाल चौकड़ी पालने का कोई इरादा नहीं हमारा आपकी तरह। आप देखिएगा बस कैसी आइडियल लाइफ होगी हमारी, हम दो हमारे दो। इसने बहुत धीरे से मगर बड़ी तफसील से जवाब दिया। ओहो, हम के सीखे में बात हो रही है। जरीन चची ने भी चुपके से छेड़ा। लगता है चुपके चुपके सारे मामलात तय पा चुके हैं। अरे कहाँ जरीन चची? इसने ठंडी सांस भरी। अभी तो महज जंग छिड़ी है, फिर सीज फायर, फिर सरेंडर। अभी दिल्ली बहुत दूर है। एक बात तुम्हें बता दूं, ये जो तुम दिन रात इसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो ना, ये बिल्कुल छोड़ दो। उन्होंने खबरदार किया। अरे मैं क्या करता हूँ? वो बनकर बोला। बनो मत, मुझे सब पता है। आपसे शिकायत की इसने? वो हंस दिया। मुझे खुद भी सब नज़र आता है, समझ में भी आता है। उन्होंने हल्के से डांटा। जरी चची, आपको क्या पता कितना एंजॉय करता हूँ मैं वल्ला। वो आंखें बंद करके झूम गया। बस एंजॉय करते ना रह जाना, उल्टी खोपड़ी की लड़की है। अगर दिमाग पलट गया तो टापते रह जाओगे तुम। अरे नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। वो लापरवाही से बोला। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया है, आगे तुम जानो। वो संजीदगी से बोली। मुझे ही तो जाना है। वो इसी लापरवाही से हंसता रहा। दूसरे दिन वो सुबह बड़ी देर तक इसका इंतज़ार करता रहा। वो कमरे से ही नहीं निकली। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। वो इंतज़ार से तंग आकर इसके कमरे में चला आया। दस्तक की आवाज़ पर इसकी सोई सोई सी आवाज़ आई थी। आ जाओ। वो इसी वक्त सोकर उठी थी। बड़े बड़े फूलों वाले नीले नाइट गाउन में बिखरे बाल समेटती वह ऐसी प्यारी लग रही थी कि वो इसे खड़ा देखे गया। रबिया ने सोई सोई आंखों से सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। इसकी नज़रों से वो ज़रा देर को गड़बड़ाई। जी कहिए? इसके पूछने पर वो चौंक कर सीधा हुआ। वो दरअसल तुम अभी तक सो ही रही थी। मैं समझा कुछ तबीयत ख़राब है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। तो फिर उठी क्यों नहीं थी? मैं नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। इसने बात बनाई। किसने कहा था इंतज़ार करने को? इसने बड़ी बदतमीज़ी से कहा। कल की बात भूली तो नहीं थी? जामी खफीफ सा हो गया। बड़ी बदतमीज़ हो तुम, ज़रा तमीज़ नहीं बात करने की। फिर आप क्यों बार बार मुझसे बात करने आते हैं? चमक कर पूछा। बता दूं वो हीरो बना? जी नहीं, मुझे जानने का ज़रा शौक नहीं। रबिया ने मुंह फेर लिया। फिर पूछा क्यों था? दिमाग चल गया था मेरा। वो भड़क कर वॉशरूम में घुसी और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बड़े दिनों बाद घर में तकरीब हो रही थी। नादिया और आलमगीर की मंगनी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। सब लड़कियों ने बेहद खूबसूरत लिबास तैयार कराए थे। रबिया ने क्या बनाया था किसी को पता नहीं था। अपने कपड़े तो दिखाओ रबिया, अभी बनाए नहीं। हाँ, सब हैरान हुई। 2 दिन रह गए हैं मंगनी में, कब तैयार होगा तुम्हारा जोड़ा? मेरा जोड़ा तैयार होने में क्या देर लगेगी? ले आऊंगी लॉन का अच्छा सा प्रिंटेड सूट और कल ही सिलवा लूंगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नीलमा ने धप मारी। मंगनी में लॉन का सूट पहनोगी और नहीं तो क्या? वो बड़े आराम से बोली।
इस गर्मी में भुनना है मुझे रेशमी सूट लाद के। खुदा समझे तुमसे रबिया, तुम्हारा बस चले तो अपने निकाह पर भी लॉन का सूट पहनोगी। नादिया ने सख्त बुरा माना था। डेफिनेटली, वो शरारत से मुस्कुराई। अगर जो गर्मियों में शादी हुई तो हरगिज़ नहीं। जामी की आवाज़ पर वो बुदक कर पलटी। जाने कब से खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। बहुत खूबसूरत मौसम में शादी कराएंगे हम। वो रुका। तुम्हारी आपको बड़ी दिलचस्पी है मेरी शादी से? वो फ़ौरन काटने को दौड़ी। बिल्कुल है, क्या नहीं होनी चाहिए तुम्हारी और अपनी शादी से? वो इसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। क्या कहा इसने जामी पर चढ़ाई की? मतलब ये कि तुम्हारी शादी से भी और अपनी शादी से भी, यानी दोनों की शादी से? वो बड़ी चालाकी से मुस्कुराया। आप मुझसे बात नहीं किया करें। वो गुस्से से नाच गई। एज यू विश मादाम। वो सीने पर हाथ रखकर झुका, फिर पलट कर चला गया। मंगनी वाले दिन सब लड़कियां तैयार होकर बड़े हॉल में जमा थीं। ढोलक बज रही थी और वो सब खूब लहक लहक कर गाने में मसरूफ़ थीं। जामी ने हर तरफ नज़रें दौड़ाईं। रबिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ज़रीन चची, ज़रा रबिया को तो बुला लाइए भागकर। किस लिए? उन्होंने आंखें दिखाईं तो वो बालों पर हाथ फेरकर हंस दिया। ओफ, वो बुलाना गुनाह है क्या? अरे भाई, सबके साथ तस्वीरें उतारूंगा इसकी। वो अभी नहीं आएगी। वो यकीन से बोली। क्यों? जानते तो हो इसकी फितरत, बस रस्म के वक्त आ जाएगी। जानता तो हूँ, मगर ये खुद को क्यों इतना पोज करती है? सबसे अलग निराली हरकतें करके क्या चीज़ बनना चाहती है आखिर? वो उलझा। वो शुरू से ही ऐसी है, पोज नहीं करती। अब तुम कुछ भी समझो, मगर मुझे तो इसकी ये आदतें भी पसंद हैं। वो इसके लिए प्यार भरे लहजे में बोली। और मुझे भी। इसने घर से बयान दागा। जब भी हर वक्त इसकी काट में लगे रहते हो। कहाँ लगा रहता हूँ? आजकल तो मैं बहुत शरीफ बन गया हूँ। इसने बच्चों की तरह मुंह लटकाया। जरी चची ने हंसकर प्यार से इसके बाल बिगाड़ दिए। हाय हुई की आवाज़ों पर उन्होंने पलट कर देखा। रबिया अंदर आ गई थी। सब लड़कियों ने इसको देखकर ही शोर मचाया था। वो लग भी तो रही थी गजब की। हसीन जामी की नज़रें इस पर जमकर रह गई थी। बॉटल ग्रीन फ्रेंच शेफून की सादी साड़ी पर क्रिस्टल की बारीक सी बेल लश्कारे मार रही थी। लंबे सिल्की बालों को ब्रश करके खुला छोड़ा हुआ था। गले में एमर्ल्ड और जरकून की नाजुक सी चेन लिपटी हुई थी। इसने हल्का और मुनासिब मेकअप किया था और वो हमेशा से इतनी मुख्तलिफ और हसीन लग रही थी कि इसे पहचानना दुश्वार हो रहा था। जरीन चची ने ज़ोर से जामिन को कोनी मारी और वह चौंक कर शर्मिंदा हो गया। क्या करती हैं आप? इतनी खूबसूरत बात सोच रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे मत देखो, बेचारी को नज़र लग जाएगी। अरे वो बला है बला, इस हसीन बला को नज़र नहीं लगती। वो हंसा। जाके बताऊं तुमने इसे बला कहा? उन्होंने धमकाया। हसीन बला। इसने फौरन तसई की। आप भी जमालो कब से बन गई? जाइए ज़रूर, मगर इसे बुला कर लाइए, आपके साथ तस्वीर उतारूंगा। जरीन चची इसे बुलाने गई। इनकी बात सुनकर रबिया ने पलट कर जामी पर तीखी नज़र डाली। वो बड़े प्यार से मुस्कुरा दिया। रबिया ने जरीन चची से खुसर पुसर की और हाथ पकड़कर इन्हें वहीं अपने पास बिठा लिया। जरीन चची ने पलटकर मायूसी से सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। इसे पहले ही पता था वो आएगी नहीं। महज छेड़ने के लिए बुलवाया था। फिर जब रस्म शुरू हुई, इसे रबिया के करीब आने का मौका मिल गया। वो सबसे अलग थलग अकेली बैठी थी। वो इसके बिल्कुल करीब जाकर चुपके से नाक चढ़ाकर बोला, किस कदर बुरी लग रही हो तुम। साड़ी भी कोई लिबास होता है? एकदम कंडम। किस कदर बेकार बातें करते हैं आप औरतों की तरह, एकदम जली भुनी। वो तर्ज से जवाब देकर दूसरी तरफ चली गई। कॉर्नर टेबल पर रखे गुलाबों के बड़े से अरेंजमेंट के पास कोने में टिक गई थी। बड़ा खूबसूरत पोज बन गया था। जामी ने मौका गनीमत जानकर चुपके से इसका क्लोजअप ले लिया। लाइट पड़ते ही वो चौंकी। क्यों उतारी मेरी तस्वीर? वो तीर की तरह इसके पास आई। तुम्हारी तो नहीं उतारी। वो साफ मुकर गया। फिर और कौन था वहाँ? इसके सफ़ेद झूठ पर वो तिलमिला गई। हरे पत्तों में घिरा गुलाब। वो बड़े अंदाज से इसकी आंखों में झांक कर दिलकशी से मुस्कुराया। अब तुम खुद को अगर गुलाब समझो तो ये और बात है। इसने एक गुलाब निकालकर रबिया की तरफ बढ़ाया। वैसे इस खूबसूरत गुलाब का क्लोजअप लिया था मैंने, निशानी के तौर पर रख लो। रबिया फूल लिए बगैर हॉल से निकलती चली गई थी। मंगनी की सारी तस्वीरें देख डाली, मगर रबिया को वो तस्वीर ना मिली जो जामी ने उतारी थी। वो किसी से पूछना भी नहीं चाहती थी। ना किसी को इल्म था, मगर इसे यकीन था कि वो तस्वीर जामी के पास है। अपनी तस्वीर वो इससे लेकर ही रहेगी। इसने तय कर लिया था। कई दिन बाद वो इसके हाथ लगा। वो फ़ौरन इसके सर हो गई। लाइए मेरी तस्वीर। कौन सी तस्वीर? वो साफ बन रहा था। लेकिन झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, शराफत से दे दें। वो फनकारी। वो तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? मेरा कैमरा है, मेरा रोल है, सारी तस्वीरें मेरी हैं, वो मैं अपने पास रखूंगा। वो बड़े ठाठ से बोला। मैं सारी तस्वीरों की बात नहीं कर रही, अपनी तस्वीर की बात कर रही हूँ। इसने दांत पीसे। वही तो मेरे पास रहेगी। वो डिटाई से बोला। किस लिए? इतनी बड़ी हो गई और इतनी अक्ल भी ना आई कि मैं किस लिए तुम्हारी तस्वीर अपने पास रखना चाहता हूँ। इसने बड़े प्यार से इसकी आंखों में झांका और रबिया बिल्कुल ही भड़क गई।
मैं ताया अब्बा से आपकी शिकायत करूंगी। कहोगी क्या? वो शरारत से मुस्कुराया। आपका सर वो भुना कर बोली और जाते जाते पलटी। अभी जाकर दादी अम्मा से कहती हूँ। ज़रूर बसरूरे चशम। वो बेइंतहा खुश होगी सुनकर। इनकी दिली आरजू पूरी हो रही है। जामी के जवाब ने इसे सर से पैर तक सुलगा दिया। इस वक्त तो जल्दी भुनती अपने कमरे में चली गई, मगर इसकी ताक में रही। जैसे ही वो अपने काम से घर से बाहर गया, वो लपक कर इसके कमरे में पहुंची। इसकी वार्डरोब खोली, एक एक शर्ट के पॉकेट खंगाल डाले, इसकी सारी करीने से रखी किताबें उलट पुलट कर डाली, राइटिंग टेबल की सारी दराजें उलट दी, ड्रेसिंग टेबल झाड़ डाली, मगर तस्वीर कहीं ना मिली। वो बीचों बीच कमरे में खड़ी गुस्से से खोल रही थी। एकदम कुछ ख्याल आया, तीर की तरह इसके बेड की तरफ बढ़ी, दोनों तकिए उलट दिए, चादर नोच कर हटा रही थी कि जामी की आवाज़ पर भुखला कर सीधी हो गई। बहुत खूब। वो दरवाजे के बीचों बीच कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ा था। होठों पर बड़ी चुभती हुई मुस्कुराहट थी और आंखों में ऐसी गजब की काट कि रबिया से दूसरी निगाह ना डाली गई। गॉड इज़ ग्रेट। वो छत की तरफ देखकर हाथ उठाकर बोला, सुभान तेरी कुदरत। आप ये समझती हैं कि मैं रात को अपने तकिए के नीचे आपकी तस्वीर रखकर सोता हूँ? रबिया का बस नहीं चल रहा था, किस कोने में जाके मुंह छुपाए। शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठाई जा रही थीं। हलक में कांटे से पड़ गए थे। सारी जुबान दराजी तेजी तरारी रुखसत हो गई थी। जामी ने इसे कैसे रंगे हाथों पकड़ा था। वो कुछ कहने की पोजीशन में रही नहीं थी। बेबसी के एहसास से आंखें भर आईं। बहुत खुशफहमी है तुम्हें अपने मुतालिक, क्या समझती हो खुद को? कुछ सोचने से पहले अपनी बददमागी और बदमिजाजी का जायजा तो ले लेती। असल हुस्न सीरत में होता है, सूरत में नहीं। किस कदर हिकारत थी इसके लहजे में। रबिया ने जाने कैसे जब्त किया, फिर भी आंसू फिसल कर रुखसार पर आ टिके थे। बाहर जाने को कदम बढ़ाए, दरवाजे में वो दीवार बना खड़ा था। जा कहाँ रही हो? मेरा पूरा कमरा ठीक करके जाओ, वरना मैं अभी दादी अम्मा को आवाज़ देता हूँ। आकर तो देखिए अपनी लाडली पोती का कारनामा। रबिया ने इसका बिस्तर ठीक किया, किताबें वापस करीने से रखीं, दराजें खुली पड़ी थीं, वो बंद की। सारा वक्त इसके हाथ पैर कांपते रहे, मगर वो सू सू करती इसका कमरा ठीक करती रही और वह दरवाजे पर खड़ा ठाठ से सारी कार्रवाई देखता रहा। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, चौखट पर हाथ रखकर इसका रास्ता रोककर बोला, आखिरी बात सुनती जाओ। मैंने तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं उतारी थी, खाली फ्लैश लाइट मारी थी। अब इस सिलसिले में मजीद कोई और ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े तमस्खर से बोला। रबिया ने झटके से इसका हाथ हटाया और भागती हुई बाहर निकल गई। जामी इस वक्त तक इसे जाता देखता रहा, जब तक वो कॉरिडोर से मुड़कर अपने कमरे की तरफ ना चली गई। इसकी नज़रों से ओझल होते ही इसने जेब से अपना वॉलेट निकाला और इसे खोला। रबिया की हसीन सी तस्वीर देखते हुए अपनी वार्डरोब की तरफ आया, वॉलेट अंदर रखकर वार्डरोब लॉक किया और गुनगुनाते हुए बाहर आ गया। रात खाने पर वो उसे नजर न आई तो चुपके से नीलिमा से पूछा, रबिया क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं, देखो जाकर। इसने नीलिमा को उठाया। इसी वक्त दादी अम्मा को भी इसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। अरे रबिया को बुलाया रानी? उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी कहा था वो खाना नहीं खाएंगी। रानी के बताने पर दादी अम्मा फ़ौरन परेशान हो गई। क्यों नहीं खाएगी? तबीयत तो ठीक है इसकी। जी सो रही हैं। अरे तो भूखी सोएगी क्या? वो बिगड़ी। मैंने कहा था जी भूखे पेट नहीं सोते, तो मुझे डांट कर कमरे से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। रानी मिनमिनाई। जाना तो नीलिमा बेटी लेकर आओ इसे, मैं इसे बुलाने ही जा रही थी। दादी अम्मा। ज़रा देर में नीलिमा मुंह लटकाए वापस आ गई। वो सो गई है दादी अम्मा। फिर चुपके से जामी के कान में सरगोशी की। इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वह जवाब दिए बिना मुस्कुराता हुआ अपनी प्लेट पर झुक गया। सच सच बताओ क्या कहा है तुमने इसे? बराबर में बैठी ज़रीन चची ने धीरे से पूछा। मैंने, वो हैरत से बनकर बोला, झूठ नहीं बोलना, तुम्हारी ही कोई शरारत लगती है। अस्तगफिरुल्लाह। वो धीरे से हंसा। आज तो मैंने इसका दीदार भी नहीं किया। सारे दिन के बाद इस वक्त घर में घुसा हूँ, आप हैं कि मेरी गर्दन फंसा रही हैं। यकीन नहीं आता तुम्हारी बात पर, ऐसे मासूम नहीं हो तुम। वो बेयकीनी से बोली। खैर पता चल जाएगा, कुछ किया होगा तो पता चलेगा ना। इसने चिढ़ाया। और अगर कुछ किया होगा ना फिर देखना। उन्होंने वार्निंग दी। क्या करेंगी आप? निकाह पढ़वा दूंगी तुम दोनों का फौरन से पेशतर। अल्लाह मेरी तौबा। इसने कानों को हाथ लगाया। मुझे चैन का सांस लेते तो देख ही नहीं सकती आप, मेरी जान के दर पे हैं। तुम इसी सज़ा के काबिल हो। नवाजिश। आपने इस काबिल समझा। वो शरारत से हंसकर पूरी तरह खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। सुबह जब वो अपने कमरे से निकला तो इसकी नज़र नीलिमा पर पड़ी। वो चाय का कप हाथ में लिए रबिया के कमरे में गई थी। वह ज़रा देर खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में चला आया। जरीन चची भी नज़र नहीं आई तो नाश्ते के बाद वो उनकी तरफ चला आया। इसे देखते ही वो भड़क उठी। अब बताओ तुमने रबिया को क्या कहा था कल? अरे रे, आप तो इस कदर गुस्से में आ गई। हुआ क्या आखिर? पता है वो कल सारा दिन रोती रही है। इस वक्त इसे शदीद बुखार है। सर में इतना दर्द है कि वो तकलीफ से बेहाल हो रही है। ओह। वो एकदम चुप सा हो गया। ज़रा देर बाद बड़ी पेशमानी से बोला, जरी चची मैंने तो इससे छोटा सा मजाक किया था, मुझे क्या पता था वो इतना असर लेगी।
मुझे पता है तुम्हारे छोटे मजाक कैसे होते हैं। अभी फ़ौरन चलो मेरे साथ और सॉरी कहो इसे। वो बेहद खफा हुई। आपसे इसने क्या कहा है? इसने चोर अंदाज में पूछा। कुछ भी नहीं, मगर तुम्हें तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो बदस्तूर बिगड़ी हुई थी। जामी ने इत्मीनान का सांस लिया। शुक्र हुआ था कि रबिया ने वो सब खराफात जरी चच्ची को नहीं बताई थी। जरी चच्ची, देखिए आप मुझे अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रही हैं। वो चलते चलते रुका। क्यों, क्या हुआ अब? अरे वो मुझे मार कर अपने कमरे से निकाल देगी, आप देखती रह जाएंगी। पिटने वाली हरकतें क्यों करते हो? जरीन चची ने इसे प्यार से डांटा। इस वक्त वो इन्हें इतना अच्छा लग रहा था। शरारत से चमकती आंखों को झपक झपक कर अपनी बेसाख्ता डर आने वाली मुस्कुराहट दबा रहा था। वो गुस्से के बावजूद हंस दी। अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। मुस्तकबिल का तो कुछ कह नहीं सकते। बड़ी अनोखी मुनफरिद लड़की आई है तुम्हारे हिस्से में। मैं अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ। वो ठंडी सांस भरकर हंस दिया। जरीन चची के पीछे पीछे वो इसके कमरे में दाखिल हुआ। वो इस वक्त अकेली थी। आंखों पर बाजू रखे चुत लेटी थी। जाने सो रही थी या जाग रही थी। जरीन चची ने इसे हल्के से आवाज दी। बाजू पर हाथ रखा तो इसने बाजू हटाकर आंखें खोली। गुड गॉड, जामी चकरा गया। किस कदर रोई थी वो, हाल से बेहाल आंखें बड़ी मुश्किल से खोल पा रही थी। और जामी पर नजर पड़ते ही इसका लाल चेहरा गुस्से की शिद्दत से और तन गया। आंखें फिर भर आईं। मुंह दूसरी तरफ करके चिल्लाई, जनी चची, इनसे कहें ये फौरन मेरे कमरे से निकल जाएं। जामी ने परेशान होकर इनकी तरफ देखा। वो रबिया के सराहने बैठ गईं। प्यार से इसके बाल सहलाए। रबिया, बुरी बात ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हें देखने आया है। मगर मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखना। वो मछली। मगर मालूम तो हो, ऐसी क्या बात है जो तुम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती? मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने मुझे क्या कहा है। वो फिर हिचकियों से रो दी। जामी का दिल बुरी तरह तड़पा। बेख्तियार आगे बढ़ा। रबिया, आई एम सॉरी, मैंने मजाक किया था। मुझे अफसोस है, बात इतनी बढ़ गई। मुझसे बात नहीं करें। वो पलट कर चीखी। चले जाएं यहाँ से, मुझे नफरत है आपसे, आपकी हरकतों से, आपकी बातों से, आपकी शक्ल से शदीद नफरत है मुझे। जाइए मेरे कमरे से। वो बिल्कुल हवासों में नहीं रही थी। फिर जरी चच्ची जामी को रोकती रह गईं, मगर वो बड़ी तेज़ी से इसके कमरे से निकलता चला गया। उन्होंने रबिया की तरफ देखा। वो अलग रो रो कर बेहाल हो रही थी। बेचारी परेशान हो गई, किसको संभालें। ये तुमने अच्छा नहीं किया रबिया। वो इसका सर गोद में रख कर इसे प्यार करते हुए अफसरदगी से बोली। वो बहुत शर्मिंदा था अपनी हरकत पर। तुमसे सॉरी करने आया था। इसकी बात तो सुन लेनी थी। इतनी बुरी तरह डांट कर निकाल बाहर किया इसे। वो इसी काबिल है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरे सलूक के काबिल है। वो रोते रोते अटक अटक कर बोली, अच्छा रोना बंद करो वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बस चुप हो जाओ। ये लो पानी पियो। उन्होंने अपने दुपट्टे से इसका चेहरा साफ किया। पानी पिलाया। वो कुछ पुरसुकून हुई। अब मुझे सारी बात बताओ। रबिया उठकर बैठी। धीरे धीरे रुक रुक कर इनको सारी कहानी कह सुनाई। वो हैरत ज़दा रह गईं। इस तरह कहा जामी ने, तुम्हें यह मजाक का कौन सा अंदाज था? रबिया ने सर झुकाकर उमड़ते आंसुओं को बामुश्किल रोका। अभी अच्छी तरह खबर लेती हूँ इसकी। वो उठी, मगर रबिया ने इनका हाथ खींचकर बिठा दिया। नहीं जरी चची, आप कुछ नहीं कहेंगी। आपको मैंने इसलिए नहीं बताया कि यहाँ से वहाँ तक मशहूर हो जाए। नहीं भाई, यहाँ से वहाँ तक क्यों, बस जामी के कीड़े झाड़ूंगी। इन्हें गुस्सा आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, बस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। वह हठधर्मी से बोली, ठीक है, मगर अब तुम रोगी नहीं, दवा खाकर सो जाओ। अगर आराम नहीं किया तो पिटाई कर दूंगी। वो रबिया की फितरत से वाकिफ़ थी। वो ज़िद्दी भी थी, दूसरे की तो सुनती ही नहीं थी। इसे कुछ कहना बेकार था। थोड़ी देर इसके पास बैठकर सीधी जामी की तरफ आईं। वो अपने कमरे में बेड पर दोनों हाथ में सर दिए बैठा था। ए मियाँ मजनू, क्या हाल है? क्या पूछती हैं आप? सारी गड़बड़ करा कि मैं अकेला ऐसे आराम से मना लेता इसे। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। इस खुशफहमी में मत रहना, मना लिया तुमने इसे और वो मन गई। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था, वो दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। हर बात का उल्टा असर होता है इस पर। नहीं मानी थी ना मेरी बात? देखा क्या अंजाम हुआ। उन्होंने इसके लत्ते लिए। अरे कुछ नहीं हुआ, हमारी तो आपस में चलती रहती है। कल देख लीजिएगा कैसे हंस हंस कर बात करेगी मुझसे। जामी, मुझे रबिया ने बता दिया है तुमने जो कुछ कहा था। अब वो चुप नहीं रह सकी। क्या? इसने आंखें फाड़ी, फिर जल्दी से मुंह फेर लिया। क्या मिला इतना झूठ बोल के? लाओ मुझे दो इसकी तस्वीर। वो तो नहीं दे सकता। वो झट बोला, जरीन चची, आप जानती हैं मेरी फीलिंग्स इसके लिए क्या हैं, फिर भी ऐसी बात करती हैं। तुम्हारी यही सज़ा है। उन्होंने जामी का कान खींचा। इतनी कड़ी सज़ा भुगतने को मैं हरगिज़ तैयार नहीं। बेशक कान उखाड़ कर ले जाइए। एक नंबर के ज़िद्दी हो तुम दोनों। ठीक है, खुद ही निपटो। मैं बीच में बुरी क्यों बनूं? वो जाने को उठी। क्यों क्यों मैदान छोड़कर कहाँ भाग रही हैं? अपनी कल की धमकी भूल गई? कौन सी धमकी? इन्हें याद ही नहीं था। निकाह पढ़वा रही थी आप हमारा, फौरन से पेशतर। इसने हंसकर याद दिलाया। मुझे शक होता कि क्या कर बैठे हो तो कभी ऐसा दावा नहीं करती। फिलहाल तो इसे मनाने के जतन करो। वो कोरा जवाब देकर चली गई।
फिर जामी ने हर तरह कोशिश कर डाली। रबिया ने इसे करीब आने का मौका नहीं दिया। इसकी शक्ल देखते ही वो मुंह फेर लेती। वो जहाँ पास आकर बैठता तिनक कर वहाँ से उठ जाती। सारा वक्त तो अपने कमरे में ही बंद रहती। जामी इसकी शक्ल देखने को तरस गया। इसके कमरे में जाने की तो हिम्मत ही नहीं कर सका। मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया था। इन सब ने फार्म हाउस जाकर 2 दिन रहने का प्रोग्राम बनाया। रबिया ने सुना तो जाने से साफ इनकार कर दिया। जरीन चच्ची ने इसरार करना शुरू किया तो वो झुल्लाकर बोली, आपको मालूम है कि मुझसे वहाँ एक लम्हा भी नहीं गुजारा जाता जहाँ वो होता है। वो अब इसका नाम भी जुबान पर नहीं लाती थी, मगर वो तो हम सब के साथ नहीं जा रहा। रबिया ने बेयकीनी से इनकी तरफ देखा। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जरीन चची के कहने पर वो शर्मिंदा हो गई। नहीं भला आपके लिए मैं इस तरह सोच सकती हूँ? बस तो फिर तैयार हो जाओ झटपट। इनके जाने के बाद रबिया बेदिली से उठी, अपनी डार्क ब्लू जीन्स और जैकेट निकाली, बालों को ब्रश करके बैंड में जकड़ा, जैकेट की जेब में च्युइंगम के पैकेट डाले, अपना अजीज जान साथी वॉकमैन एक हाथ में और दूसरे हाथ में डार्क ग्लासेस लिए कमरे से बाहर आ गई। इधर उधर नजरें घुमाई। ना जामी नजर आया ना इसकी गाड़ी। रबिया ने सुकून भरा सांस लिया। बड़े शगुफ्ता मूड में हंसती बातें करती जरी चच्ची के साथ ही इनकी गाड़ी में बैठ गई। 2 दिन फार्म हाउस पर बड़े सुकून से गुजरे थे। रबिया ने जी भरकर एंजॉय किया था। नीलमा भी इसकी तरह कुदरती हुस्न की दीवानी थी। दोनों ने घूम फिरकर बेतहाशा फूल जमा किए थे। शाम में इनकी वापसी थी। दोनों फूलों को अलग अलग कर रही थीं। उफ कितने खूबसूरत फूल हैं, कहाँ से जमा किए? जरीन चची की अब नज़र पड़ी थी। अच्छे हैं ना? रबिया बहुत खुश होकर बोली। काश मैं ये पौधे भी ले जा सकती, मगर जंगली है ना, घर में नहीं लग सकेंगे। खैर ये फूल तो अपने कमरे में सजाऊंगी। वाकई बहुत खूबसूरत हैं। कुछ मेरे कमरे में भी रख देना। बिल्कुल करीब से जामी की आवाज़ पर वो तीर की तरह पलटी। वो इसके पीछे ज़रा से फासले पर खड़ा अपनी चमकती आंखें इस पर जमाए बड़ी दिलनशीनी से मुस्कुरा रहा था। डार्क ब्लू जीन्स और डीप रेड शर्ट में वो रबिया को एकदम से इतना अच्छा लगा। एक लम्हे को इसे देखती रह गई, मगर दूसरे ही पल इसकी तेवरियों पर बल पड़े। जलती सुलगती नज़रों से इसने पहले जामी को देखा, फिर जरीन चची की तरफ नज़र की। रबिया की नज़रों में शिकवा, नाराज़गी, मलामत, बेतबारी सभी कुछ था। जरीन चच्ची कट कर रह गईं। वो इनसे एक लफ्ज़ के बगैर मुड़ी और इन दोनों से दूर अफजा के पास जाकर बैठ गई। तुम्हारी खातिर पहली बार इससे झूठ बोला, अब वो कभी भी मेरा एतबार नहीं करेगी। जरीन चच्ची सख्त मुतासिफ थीं। अरे परेशान क्यों होती हैं? ज़रा मेरा मामला सेट होने दें। कान पकड़कर माफ़ी मांगेगी आपसे, तो जाओ कुछ करके भी दिखाओ। और किस लिए आए हो? वो इसे परे धकेल कर रबिया की तरफ चली गईं। रबिया बात सुनो। रबिया ने एक लहजा को इनकी तरफ देखा, फिर सर झुका लिया। नाराज़ हो गई हो? कम अज़ कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जरीन चच्ची वो मुंह फुलाए बोली, जामी ने मुझसे यही कहा था वो नहीं आएगा, मसरूफ़ है। अब आज इसका प्रोग्राम बन गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? वो मासूमियत से बोली। रबिया को यकीन तो नहीं आया, मगर इनका लिहाज कर गई। छोड़ें, कोई और बात करें। अच्छा लाओ एक च्युइंगम तो देना, खाने में अभी देर है। वो बशाशत से बोली। रबिया ने जीन्स की पॉकेट में हाथ डालकर एक पैकेट निकाला और पूरा इनकी तरफ बढ़ा दिया। खाने के वक्त जामी बहुत चहक रहा था। हर एक से छेड़छाड़, फिक्रेबाजी। रबिया को भी मुखातिब करने की कोशिश की थी। वो नोटिस लिए बगैर आराम से खाना खाती रही। खाने के बाद वो आराम से पाँव पिसारे, आंखें मूंदे गाने सुनने में महव थी। जब ही नीलमा ने आकर हेडफोन इसके कान पर से खींच लिया। आओ रबिया, थोड़े से फूल और ले आए। नहीं भाई, उठने को दिल नहीं चाह रहा। वो काहिली से बोली। चलो ना प्लीज़, मुझे वो सफ़ेद वाले वाटर लिली और लेने हैं। उठो, बोर नहीं करो। नीलमा ने इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उठाया और वाटर लिली से घिरे फूलों के झुंड में घसीट लाई। खुद भी बैठी और इसका हाथ पकड़कर भी बिठा लिया। हाँ अब बताओ, भैया से किस बात पर नाराज़गी हुई? लड़ाई कब हुई और क्यों हुई? मेरे बजाय अपने भैया से पूछा होता तो ज़्यादा मुफस्सल जवाब मिलता। इनसे भी पूछा था, वो तो खुद हैरान है तुम्हारी नाराज़गी पर। अच्छा, वो तंजिया हंसी। इतने भोले तो नहीं है वो। तुम इनके मजाक पर भी बुरा मान जाती हो। वो बहुत आला दर्जे के मजाक फरमाते हैं। मुझ जैसी बदतमीज़, बदमिजाज, बदज़ोक के सर से गुजर जाते हैं। बुरा मानने की गुंजाइश कहाँ। वो सख्त जले भुने अंदाज में बोली। ऐसे तो न कहो, भैया वाकई परेशान है तुम्हारी नाराज़गी पर। भैया का दुखड़ा रोने आई हो तो प्लीज़ माफ़ करो मुझे, कोई और बात करो। मुझे इनके जिक्र से कोफ्त होती है। वो बेजारी से बोली। मगर मैं तो तुमसे इनकी ही बात करना चाह रही थी। फिर मैं जा रही हूँ। रबिया उठने लगी। नीलमा तुम फूटो यहाँ से। जामी की तेज़ आवाज़ पर वो उठते उठते वापस बैठ गई। नीलमा फ़ौरन ही उठी। मैं भी चल रही हूँ। इसने नीलमा का हाथ पकड़ा। जी नहीं, आप यहीं ठहरेंगी। नीलमा भागो यहाँ से। इसने चुटकी बजाई। नीलमा हाथ छुड़ाकर भागी। रबिया इसके पीछे लपकने को थी कि जामी ने इसका रास्ता रोक लिया। मकसद क्या है आपका? वो गुर्राई। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी मैं जाने नहीं दूंगा। कोई ज़बरदस्ती है? हाँ, वो डपट कर बोला। हद होती है हर बात की। वो तनतनाई। हाँ हद हो गई, अब तो मौका ही नहीं देती हो बात करने का। वो उल्टा बिगड़ कर बोला।
रबिया ने पलट कर देखा, नीलिमा भागती हुई सबसे जा मिली थी। वो रुख फेर कर खड़ी हो गई। कहिए, क्या कहना है आपको? तुम बन रही हो या वाकई इतनी ही नासमझ हो? इसके लहजे पर वो भुना कर पलटी। यही मालूम करना है आपको? नहीं मालूम तो कुछ और करना था। वो ज़रा सा रुक कर इसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। कैसा लगता हूँ मैं तुम्हें? जहर से बुरे लगते हैं आप मुझे। गोली की तरह तर्ज से जवाब आया। इसी जवाब की तवक्का थी मुझे। वो खुश दिली से हंसा। रबिया ने तीखी नजरें डाली। वो संजीदा हुआ। चलो मजाक बरतरफ संजीदा बात हो जाए। क्या ख्याल है जिंदगी का बाकी सफर साथ साथ तय किया जाए? आइडियल लाइफ होगी हमारी। आपसे किसने कह दिया है कि आप मजाक बहुत अच्छे कर लेते हैं? वो जहरीले अंदाज में बोली। ये मजाक नहीं है रबिया। वो बड़ी संजीदगी से बोला। मैं तुम्हारे साथ संजीदा हूँ, मुखलिस हूँ। दिल की गहराइयों से तुम्हारा जिंदगी भर का साथ चाहता हूँ। तुम भी पूरी दयानतदारी से जवाब दो, मेरा साथ कबूल है? रबिया ने बड़े इत्मीनान से इसकी बात सुनी। इसकी आंखों में बेबाकी से झांकते हुए कमर पर दोनों हाथ रखे एक जहर खन से बोली, जवाब सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए। मुझे आपकी शक्ल से नफरत है। आपकी मौजूदगी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मेरा बस चले तो जिंदगी भर आपकी सूरत ना देखूं। वो इस पर लफ्जों का जहर उंडेल कर भागती हुई आ गई। पलट कर देखा भी नहीं कि इसकी जहर भरी बातों ने जामी का चेहरा कैसा धुआं धुआं कर दिया था। इसकी शरारत से चमकती आंखों की जोत मानद पड़ गई थी। सदा मुस्कुराते होंठ सख्ती से दांतों तले दबे थे और इनसे अब लहू रस रहा था। कितनी ही देर तक वो इसी गुमसुम हालत में जद चेहरा लिए इसके कदमों के निशान तकता रहा था। शाम ढले जब वो सब थक कर चूर होकर घर वापस आए तो ड्राइव वे पर ही जामी की ब्लैक शेवर लेट लोमिना धूल में अटी खड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। चाबी भी इग्निशन में लगी छोड़ दी गई थी और वो खुद अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए बेड पर ऊंधा पड़ा था। जिसने भी बुलाने की कोशिश की इसे काट खाने को दौड़ा। न दरवाज़ा खोला न वो रात के खाने पर आया। दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो किसी को बताए बगैर घर से निकल गया। इसने नाश्ता भी नहीं किया था। बड़ी अम्मी इसके लिए परेशान हो रही थीं। इनसे मिले बगैर तो वो घर से निकलता ही नहीं था। वो मुस्तकिल अपनी परेशानी का इजहार कर रही थीं। नीलिमा ने जिस अंदाज से रबिया की तरफ देखा वो चोर सी बन गई। बड़ी अम्मी तो भूखी बैठी ही थीं। खुद इससे भी ढंग से कुछ नहीं खाया गया और वह यूं ही उठकर कॉलेज चली गई। कॉलेज में भी इसका ज़रा दिल नहीं लगा। वो बदतमीज़ थी, बदमिजाज थी, जुबान की कड़वी थी मगर दिल की बुरी नहीं थी। बार बार जामी का ख्याल आ रहा था। रह रहकर अपनी ज़ाती का एहसास हो रहा था। वो लाख बेजार सही, जामी ने इसे ज़्यादती भी की थी मगर इसे भी इतनी सख्त बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। दिल पहलू से निकलने लगा तो दिमाग ने सर्जनिश की। कोई ज़्यादती नहीं की मैंने। इसने मुझे इससे भी ज़्यादा सख्त बातें सुनाई थीं। इसके साथ यही होना चाहिए था। इसने सर झटक कर सोचा और मुतमईन होने की कोशिश करने लगी। वो पूरा दिन जामी ने घर से बाहर जाने कहाँ गुजारा। रात गए जब वो घर में दाखिल हुआ तो परेशान सी बड़ी अम्मी ने इसे ज़बरदस्त झाड़ पिलाई। वो सुकून से सर झुकाए इनकी डांट सुनता रहा और इनके किसी सवाल का जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। नीलिमा हमारे मोहब्बत के इसे खाने के लिए पूछने गई तो डांट कर इसे कमरे से निकाल दिया। वो आंखों में आंसू भरे वापस आ गई। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। जामी सारा सारा दिन जाने कहाँ उड़ा फिरता। बड़ी अम्मियों भुखलाई हुई सारे घर में हुलती फिरती और रबिया अपने कमरे में बंद पैरों सोचों में गुम चुपचाप बैठी रहती। ये सब इसकी वजह से हो रहा था। ये एहसास पेशेमा किए दे रहा था। इस दिन वो तपती दोपहर में कॉलेज से वापस आई तो जामी की ब्लैक शेवरलेट लोमेना पोर्टिको में खड़ी देखकर ठिठक गई। आज ये हसरत घर में कैसे टिक गए? हालबंद दौरे की शिद्दत में कमी आ गई है। वो सोचकर कुछ मुतमईन हुई। इधर उधर देखती ही अपने कमरे में चली आई। वो इसे नज़र तो नहीं आया था। कपड़े बदल कर इसने मुंह हाथ धोया और कमरे में आकर बाल ब्रश कर रही थी कि धार से इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। रबिया ने हैरत से घूम कर देखा। ओह, तुम हो? नीलिमा को देखकर मुस्कुराई। मैं हैरान थी, इतनी वहशत में दरवाज़ा किसने खोला? हाँ, मैं इस वक्त पागल हो रही हूँ। इतनी के जुनून में कुछ भी कर सकती हूँ। वो दीवानों की तरह चिल्लाई। बात क्या है? नीलिमा के लहजे पर ताजुब हुआ। कुछ कुछ तो समझ गई थी फिर भी रसान से पूछा, इतनी जालिम हो तुम, खुद पसंद, मगरूर, बेहिज। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। दूसरों को बर्बाद करके किस इत्मीनान से पूछ रही हो बात क्या है? ऐसी मासूम तो नहीं हो तुम नन्ही बच्ची। इसने बिफर कर जो मुंह में आया कह दिया। तुम्हारा मतलब मैं समझ गई हूँ मगर किस सिलसिले में मुझे यह सब सुनाया जा रहा है? वह ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंक कर खड़ी हो गई। इसलिए कि घर में जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा इतना प्यारा भाई तुमने इसे बर्बाद कर दिया। वो हम सबको छोड़कर जा रहा है, अब कभी नहीं आएगा। बताओ क्या बुराई देखी तुमने इसमें जो इतनी बेदर्दी से ठुकरा दिया? इसका मोहब्बत भरा दिल तोड़ दिया। वो रोतों को हंसा देने वाला खुद अपनी जान से बेजार हो गया। मेरा एक ही भाई, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। नीलिमा चीखती चिल्लाती रोती रही
और रबिया कांग सी खड़ी थी। नीलिमा ने इसे गुमसुम देखा तो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। तुम्हें इसकी शक्ल से नफरत है, इनकी मौजूदगी तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर है, तो अब खुश हो जाओ। वो जिंदगी भर तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाएंगे। यही चाहती थी ना तुम, मगर याद रखो दूसरों को बर्बाद करके तुम भी चैन से नहीं रहोगी। खुशियां सामने होंगी मगर खुशी को तरसोगी। खुदा करे तुम कभी खुश ना रहो। नीलिमा वाकई हवासों में नहीं रही थी। भगती झकती रोती चिल्लाती कमरे से बाहर चली गई। रबिया इसके जाने के बाद भी कितनी ही देर यूं ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे चलती अपने बेड तक आई। बाजू दोनों आंखों पर रखकर इसने पुरसुकून होना चाहा, मगर एकदम दिल भर आया, आंसुओं की अलगार सी हुई। वो फूट फूट कर रो दी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसे अचानक क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है। रो धोकर दिल का बोझ कम हुआ तो उठकर बैठी। एकदम जामी का ख्याल आया, वो क्यों जा रहा है, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, फिर क्या चाहा था। पागल दिल ने धड़क कर मलामत की, क्या करूं, कैसे रोकूं, अरे कोई इसे रोक ले। वो एकदम बेचैन हो उठी। शाम गहरी हो गई। रबिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। नीलिमा ने इसके कमरे तक आकर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। वहीं खड़े खड़े झांका रबिया सामने ही बैठी थी, दोनों हाथों में चेहरा थामे, पांव लटकाए। इतनी गुम थी कि इसे लाइट जलाने का भी होश नहीं था। हल्के हल्के अंधेरे में भी नीलिमा ने देख लिया कि वो बेतहाशा रोई थी। इसकी आंखें सुर्ख और भारी हो रही थीं। नीलिमा की आमद से बेखबर उजड़ी उजड़ी सी बैठी रही। नीलिमा आहिस्ता से बढ़कर इसके सामने आ खड़ी हुई। रबिया, वो एकदम चौंक कर सीधी हुई। सर उठाकर नीलिमा की तरफ देखा। उफ, कैसी वीरान हो रही थी इसकी आंखें। नीलिमा ने फौरन नजरें चुराईं। ये लो, इसने एक छोटा सा पैकेट इसकी गोद में फेंका। भैया ने कहा था इनके जाने के बाद तुम्हें दे दूं। मुझसे रहा नहीं गया, सोचा अभी दे दूं, शायद इसे पढ़कर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए, तुम इन्हें रोक लो। नीलिमा एक लिफाफा इसकी गोद में फेंक कर फौरन मुड़ गई। इसके जाते ही रबिया उठी, लिफाफा फाड़ कर खत निकाला और एक सांस में पड़ गई। रबिया, मैंने तुम्हें बरसों से चाहा है और जिस तरह चाहा है शायद किसी और को ना चाह सकूं। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अफसोस इस बात का नहीं, दुख तो ये है मेरे सच्चे जज्बों में इतनी शिद्दत नहीं कि तुम्हारे दिल को इनकी आंच पहुंच सके। पहली दफ़ा जब मैं घर से दूर पढ़ने के लिए एक लंबे अरसे के लिए जा रहा था तो अम्मी ने बड़ी मोहब्बत से, बहुत अरमान से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो तुम्हें मेरे लिए मांग लेना चाहती हैं। मैं इनसे वादा करके गया था कि इनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा और वक्त के साथ इनकी ख्वाहिश मेरी दिली आरजू बनती गई। जब मैं वतन वापस आ रहा था तो मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। यहाँ आकर मैंने जब तुम्हें देखा तो यकीन नहीं आया। मेरे ख्वाबों की ताबीर इतनी हसीन हो सकती है। तुम्हारा हर रूप अच्छा लगता था। तुम्हें अपनी समझ कर छेड़ता रहा, ये जाने बगैर कि तुम भी मेरे लिए ऐसे ही जज्बात रखती भी हो या नहीं। वो तोहफा जो तुम्हें देना चाहता था ऐसे ही किसी लम्हे में देना चाहता था जब तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे लब मेरे प्यार का इकरार करें। तुम्हारी अमानत है, तुम्हें दे रहा हूँ। दिल चाहे रख लेना या फेंक देना, मैं जा रहा हूँ इस वादे के साथ कि कभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। जामी। बेड पर खत फेंक कर इसने झपट कर पैकेट उठाया, रैपर फाड़ कर डबिया खोली। नन्हे नन्हे हीरो में चारों तरफ से जुड़े बड़े से नीलम को देखकर इसकी आंखें भर आईं। अंगूठी अपनी उंगली में डालकर इसने लबों से छुई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, देखती हूँ कैसे जाते हो मुझे छोड़कर। खत मुट्ठी में दबाकर इसने दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। उंगली से आंसू झटकती दबे कदमों से अपने कमरे से निकल आई। जामी अपने कमरे में ही था। बेड पर कपड़े ही कपड़े ढेर थे। सूटकेस खुले पड़े थे और वो खुद अपनी वार्डरोब खोले मुंह अंदर दिए जाने क्या तलाश कर रहा था। आहट पर मुड़कर देखा। रबिया को दरवाजे में खड़ा देख के एक लहजे को आंखें चमक उठीं, मगर फिर फौरन ही रुख फेर कर पहली वाली पोजीशन में आ गया। रबिया धीमे धीमे चलती इसके पीछे आ खड़ी हुई। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में, वो मुंह में बुदबुदाया। रबिया सुन न सकी। क्यों जा रहे हैं? भीगी भीगी आवाज में भी दबा दबा गुस्सा था। जामी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुंह फेरे फेरे बोला, तुम्हारी खुशी की खातिर। एक लम्हे के लिए इसकी तरफ मुड़ा। तुम यही चाहती हो ना? नहीं। वो दोनों हाथ मुंह पर रखकर सिसक पड़ी। मुट्ठी से निकलकर खत पैरों में गिरा। जामी की नज़र पहले खत पर पड़ी, फिर एक निगाह उठाई इसके चेहरे की तरफ तो सीधी अंगूठी पर जाकर टिकी। लब फड़के चेहरा चमक उठा, मगर दांतों तले होंठ दबाकर पलट गया। आप नहीं जाएंगे? वो रोते रोते बोली। जाना तो है, वो आहिस्ता से बोला। रबिया ने हाथ हटाकर सर ऊपर करके इससे देखा। वो इसकी तरफ रुख फेरे खड़ा था। रबिया ने आहिस्ता से अपनी पेशानी इसके बाजू पर रख दी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जामी ने सर को जरा सा खम किया, इसकी तरफ देखने की कोशिश की। वो इसके बाजू से लगी हिचकियों सिसकियों से रोए जा रही थी। अच्छा बस रोना बंद करो बेवकूफ़ लड़की। वो इसका सर थपक कर बशाशत से बोला। ऐसी क्या आफत पड़ी थी तुम्हें खुद से अंगूठी पहनने की? मैं कहीं भागा जा रहा था क्या? रबिया ने इसकी बात पर गौर ही नहीं किया। वो क्या कह गया है? सिसकी भरकर बोली,
अब तो आप नहीं जाएंगे ना? कहाँ? जहाँ जा रहे थे हमेशा के लिए? मैं तो लाहौर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए ऑफिशियल विजिट पर। वो बड़े इत्मीनान से बोला। क्या? वो यूं उछलकर अलग हुई जैसे करंट लगा हो। एक नज़र बिखरे हुए कमरे पर डाली और रोती आंखों से हंस दी। 4 दिन से बड़ी कामयाबी से ड्रामा चल रहा था। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं आप। मुझसे ज़्यादा दांत नीलिमा को दो, इसने बेहतरीन परफॉर्म किया था। है कहाँ वो? छुपी छुपी फिर रही है। वादा लिया है मुझसे कि तुम्हारे अताब से इसे बचाना मेरा जिम्मा है। फाइन, वो धीरे से हंसी। वैसे प्लानिंग किसकी थी ये? जरी चची की। बेशक, इसने सर हिलाया। ऐसे जोड़ तोड़ में वही माहिर हैं और तुम जैसी अहमक लड़की को राय रास्त पर लाना भी वही जानती हैं। इसने बिल्कुल रबिया के अंदाज में सर हिलाया। मैं अहमक नहीं हूँ, वो भड़की। अहमक नहीं हो? वो भी खफा हुआ। खुद ही अंगूठी पहनकर बैठ गई। सारे रोमांस का सत्यानाश कर दिया। मैं ऐसे प्यार से अंगूठी पहनाता तुम्हें। हमाकत नहीं की तुमने तो और क्या किया? अच्छा, बस अब ताने देने की ज़रूरत नहीं है। वो खफा होकर चली दरवाजे की तरफ। चली कहाँ? कमरा ठीक करो मेरा। जामी ने आगे आकर रास्ता रोका। क्यों? इसने तिनक कर पूछा। ड्रामे का एक हिस्सा ये भी तो था। तुम्हें यकीन किस तरह आता मैं वाकई जा रहा हूँ? मैं ड्रामे में शरीक नहीं थी। इसने हाथ उठाकर साफ बात की। था तो तुम्हारे ही लिए। जी नहीं, जिसने ड्रामे का मशवरा दिया था इसी से ठीक कराइए। इसने टक्का सा जवाब दिया। इसे हाथ से एक तरफ हटाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते एकदम रुकी, पलट कर देखा। सुनिए, सुनाइए। वो हाथ सीने पर बांधे इसे ही देख रहा था। अब तो मेरी तस्वीर दे दीजिए। अभी नहीं। वो हंसता हुआ करीब आया। रोनुमाई में मिलेगी। जामी की बात सुनकर एक लम्हे को वह सटपटाई, आंखें झुकी, चेहरे पर लाली सी हलकोरे लेने लगी। लब दांतों में दबाकर जामी की तरफ देखा। जामी की आंखों में मस्ती सी उतर आई। तुम्हारा हर रूप अच्छा लगता था मगर। वो बहक कर इसके करीब झुका। ये रूप तो जान ही ले गया। रबिया ने इसे पीछे धकेला। बात बात पर जान देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी अजली बदतमीजी से बोली, फिर हल्के से हंसी। हमें आपकी जान की नहीं, आपकी ज़रूरत है। इससे पहले कि वो इसके इतने खूबसूरत इकरार पर बहक कर कोई गुस्ताखी करता, वो भागकर इसके कमरे से बाहर चली। दरवाजे पर फिर रुककर पलटी। एक ज़रूरी बात और, ये शुभदा बाजों की तरह आंखें रंगना छोड़ दीजिए। हमें आपका एक ही रूप अच्छा लगता है, काली आंखों के साथ। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।